बिहार इस वक्त सुर्खियों में है। नई सरकार जब से बनी है, नई सरकार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नीतीश जी ने अपने एक साथी को बदल दिया है। अब बीजेपी की बजाय आरजेडी उनके सहयोगी हैं, लेकिन सरकार बनते ही आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लग गई है। बीजेपी कह रही है जंगल राज की वापसी हो गई है, क्योंकि इसमें जो मंत्री बनाए गए हैं वो दागी हैं, अपराधी प्रवृत्ति के हैं और उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं। जो कानून मंत्री बनाए गए कार्तिकेय सिंह, उनको जिस दिन सरेंडर करना था उस दिन उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली। इसके अलावा एक और मंत्री हैं जिनके ऊपर चावल चोरी का आरोप है। ऐसे तमाम आरोपों से घिरी सरकार तब संभल पाती, शायद प्रतियोगी को जवाब दे पाती। उनकी पार्टी के ही एक विधायक बीमा भारती ने यह आरोप लगाया कि लेसी सिंह, जो एक और उन्हीं के दल की हैं जिनको मंत्री बनाया गया है, कि अगर उनको मंत्री पद से नहीं हटाया गया तो वो इस्तीफा दे देंगी। यानी सर मुड़ाते ही ओले पड़े। सरकार अभी ठीक से काम करना शुरू भी नहीं कर पाई थी कि बहुत सारे विवाद इस सरकार के साथ जुड़ गए हैं। इतने सारे विवाद हैं कि मैं अपनी कमेंट्री में नहीं, एक पैकेज के जरिए आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाता हूं, फिर इस पर चर्चा शुरू करेंगे। सिर मुंडाते ही ओले पड़े, ये मुहावरा बिहार की मौजूदा राजनीति में एकदम फिट बैठता है। बिहार में नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है। कार्तिकेय सिंह, लेसी सिंह और सुधाकर सिंह, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनके दागी रिकॉर्ड के बावजूद मंत्री बनाए जाने पर तीखे सवाल उठ रहे हैं। शुरुआत आरजेडी के कोटे से कानून मंत्री बने कार्तिकेय सिंह से हुई। कार्तिकेय सिंह के ऊपर एक अपहरण के मामले में अरेस्ट वारंट जारी था। उन्हें 16 अगस्त को कोर्ट में सरेंडर करना था, लेकिन उन्होंने कोर्ट में जाने के बजाय मंत्री पद की शपथ ले ली। लेसी सिंह के खिलाफ तो उन्हीं की विधिक घटनाओं में शामिल होने का आरोप लगाया है। साथ ही नीतीश कुमार से लेसी सिंह को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग भी की है। पिंटू सिंह का हत्या करवाया, बेनी सिंह का हत्या करवाया, उसका भतीजा खुद करवाया, और लेसी सिंह जिस दिन वोटिंग था उसके बूथ पर मर्डर हुआ, लेसी सिंह वहाँ मौजूद थी। अब हम इस्तीफा देंगे, अपने विधायक दे देंगे, रिजाइन लिख देंगे हम। लेसी सिंह को लेकर मामला गर्म हुआ तो खुद नीतीश कुमार को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने लेसी सिंह को लेकर लगे सभी आरोपों को गलत बताया। ये बिल्कुल गलत बात है और लेसी सिंह को जो कुछ भी किया गया वो बिल्कुल आज से नहीं, पहले से किया जा रहा है। इसलिए सब पर मत सोचिए। अगर कोई बयान देता है तो पार्टी की तरफ से खूब बढ़िया से पहले तो समझाया जाएगा और पूछताछ किया जाएगा। अगर किसी को इधर उधर का मन है तो अपना सोचे। अब कौन कहवा दिया है, कहवा दिया है, ये गलत है। कार्तिकेय और लेसी सिंह के बाद बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह चावल की चोरी के आरोपों में गिर गए हैं। सुधाकर सिंह पर 6 करोड़ रुपए चावल की चोरी का आरोप है। उन्हें इसका कोई पछतावा नहीं है। मैं कहता हूं कि सरकार दोषी है, सरकार कहती है कि मैं दोषी हूं। यही ना बात है इसमें। हम तो कोई डिनाई नहीं कर रहे हैं कि एग्रीमेंट नहीं था सरकार से मेरा, लेकिन इसका निराकरण कौन करेगा? आर्बिट्रेटर? ये तो दीवानी का मामला है, ये तो कोई फौजदारी का मामला है नहीं। जो सरकार चला रहे थे उस समय ये लोग दोषी थे। बीजेपी बिहार सरकार में दागी मंत्रियों को लेकर नीतीश सरकार को घेर रही है। गोपालगंज में बैंक लूट और पटना में दिन दहाड़े छात्रा पर हमले की घटना ने बीजेपी को नीतीश सरकार पर हमला बोलने का नया हथियार दे दिया है। आपराधिक घटनाओं को लेकर बीजेपी बिहार में महागठबंधन सरकार को जंगल राज की वापसी बता रही है। जैसे कल बिहार के कानून मंत्री ने कानून की गरिमा समाप्त किया और कानून की प्रक्रिया के साथ मजाक किया, हाई कोर्ट के आदेश, कानून की प्रक्रिया, अपहरण का खौफ, तो आज कृषि मंत्री का विस्तार से विषय आ रहा है कि चावल के घोटाले में उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और ये कार्रवाई कब हुई थी? जब नीतीश बाबू की सरकार नहीं हुई थी। तो क्या उसकी भी लिपापोती की जाएगी क्या? हालांकि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इसे बीजेपी का दुष्प्रचार बता रहे हैं। जो लोग प्रचारित कर रहे हैं उनको कर दे दीजिए, इससे किसी को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। हाँ, कोर्ट का जो न्याय होगा, न्यायालय का जो आदेश होगा, उसको ना हम लोग मानेंगे। सवाल यह है कि नीतीश कुमार के सामने दागी विधायकों को मंत्री बनाने की क्या मजबूरी थी? क्या आरजेडी जैसी पार्टियों में इतना कॉमन सेंस भी नहीं है कि वो एक बार नई शुरुआत करते हुए दिखें, न कि जंगल राज की मुहर को और पुख्ता करने का इंतजाम करें?
जेडीयू से ब्रेकअप के बाद बीजेपी का गुस्सा समझ में आता है, लेकिन वो जितना हंगामा मचा रही है उससे लगता है कि 1 महीने पहले तक बिहार में सब ठीक ठाक था। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार कैबिनेट के 33 में से 23 मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 17 मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। जब इतने मंत्री ही दागदार हों तो फिर साफ सुथरी सरकार की उम्मीद कैसे की जा सकती है? तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं मैं उनसे आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए उनके प्रवक्ता संजय सिंह टाइगर होंगे हमारे साथ। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से प्रवक्ता लव कुमार सिंह हमारे साथ है। साथ ही 2 हमारे मित्र पत्रकार हैं, अंबेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अभय दुबे और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का। बस एक ही निवेदन है कि मर्यादा के अंदर बातचीत करें, शब्दों का इस्तेमाल अच्छे से करें। लव कुमार सिंह जी, 33 में 23 मंत्री दागी और जो कानून मंत्री बनाए गए हैं वो उनको उस दिन सरेंडर करना था, इस तरह खबरें आ रही हैं। फिर आपकी ही एक विधायक ने मोर्चा खोल दिया एक मंत्री के खिलाफ, लेसी सिंह के खिलाफ, बीमा भारती जी ने। मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसे लोगों को मंत्री बनाना नीतीश जी की मजबूरी है? क्या ये एक मजबूरी की सरकार बनी कि अब जो आरजेडी कहेगी हम वही करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार जैसे ही चेंज हुई, पता नहीं ये विमर्श को कहां ले जाना चाह रहे हैं। अभी जो देश भर में एक भय का माहौल था, जो देश में सभी भयाक्रांत थे, संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा था, जैसे ही नीतीश कुमार उस गठबंधन से निकले हैं, पूरे देश में एक चेहरा उभर कर आया है जो मोदी जी को टक्कर दे सकता है। और विमर्श अगर यहाँ जाने वाला था, प्लीज मैं रोक रहा हूँ आपको सर। लव कुमार सिंह जी, अरे लव कुमार सिंह जी, थोड़ा पहले तथ्यों पे तो बात कर लें। ये सब बातें आएंगी बाद में आपकी चर्चा में। जी तथ्यों का ही नहीं, ये जो कार्तिकेय सिंह जी मंत्री बनाए गए हैं, कार्तिक, ये इनके तो सरेंडर का दिन था, उस दिन ये मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। अब आप कह सकते हैं कि ये विपक्षी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन लेसी सिंह के ऊपर तो बीमा भारती ने आरोप लगा दिया। आपकी विधायक है ना वो? मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। कार्तिकेय सिंह ने 12 तारीख को ही स्टे ऑर्डर लिया था, नो कर्फ्यू स्टे का। तो फिर फरारी कहां से हो सकते हैं? उनका नाम एफआईआर में नहीं था, बाद में आया है। वो जुडिशियरी मामला है, अगर कोर्ट में इस तरह का कोई भी मामला उठेगा तो हम देखेंगे निश्चित तौर पर। उठा हुआ है, अगर उठा हुआ है, उठेगा क्या मतलब है, तो इसमें उचित जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और जब रही बात बीमा भारती की, लेसी सिंह पहली बार मंत्री नहीं बनी है, वो तीसरी बार मंत्री बनी है। और तीसरी बार मंत्री बनी है। बीमा भारती जी भी को भी 2 बार चांस दिया गया है, तब तो वो नहीं कुछ बोल रही थी। और आज जब वो मंत्री नहीं बनाया गया, दोनों एक ही जगह से पूर्णिया से आते हैं, उनका आपस का कुछ मामला होगा, उसमें पार्टी में उनसे पूछताछ की जाएगी, विचार किया जाएगा। उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनसे बुलाकर पूछेंगे, अगर निराकरण होता है तो उसका निराकरण किया जाएगा। लव कुमार जी, दोबारा लेसी सिंह का सवाल है, लेसी सिंह ने कार्तिकेय सिंह जी का सवाल है, कार्तिकेय सिंह जी का सवाल है। एक ऐसे व्यक्ति, आप थोड़ा सवाल को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। इस सरकार की इमेज की बात है ना। सरकार जब बनी है तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए कि किस व्यक्ति को बना रहे हैं। जब कार्तिकेय सिंह के बारे में नीतीश जी से पूछा जाता है, उन्होंने कहता मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। मतलब बिना आप लोग बैकग्राउंड चेक के बना देते हैं क्या? अरे केस चल रहा है, सामने वाले को सरेंडर करना है, वो उसी दिन शपथ ले रहा है। मतलब थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाया जाता है कि भाई थोड़ा आंख का शर्म करके कुछ दिन बाद बना देंगे, ये निपट जाने देते। ये सब सोचते नहीं क्या आप लोग? देखिए वाजपेयी जी, मैंने पहले भी कहा कि ये कोर्ट का मामला है और कोर्ट ने उनको अरेस्टिंग स्टे का ऑर्डर दिया हुआ था 12 तारीख को ही, 12 अगस्त को। तो फिर कैसे इस मामले में आप कह सकते हैं किसी को, जब तक कोर्ट किसी को पनिश नहीं कर देता है, जब तक उसको दोषी नहीं ठहरा दे सकता है, तब तक वो कहां से दोषी हो गया? और आप जिस वारंट की बात कर रहे हैं, वारंट तो था ही नहीं। 12 तारीख को ही उन पर नो कर्फ्यू का लग गया। 1 सितंबर कब तक के लिए लगा था? कब तक के लिए लगा था? कब तक के लिए लगा था वो? 1 सितंबर तक के लिए। तो उससे पहले मंत्री पद की शपथ लेना जरूरी है क्या? मंत्रिमंडल बन रहा था और मंत्रिमंडल तो क्यों? वही तो, अरे यही तो सवाल है लव कुमार जी, यही तो सवाल है कि जिस आदमी को 1 तारीख तक के लिए रोका गया था किन्हीं कारणों से, चलिए जुडिशियल प्रोसेस के तहत रोक दिया गया, उसको इतनी जल्दी क्या थी कि अभी मंत्री बना देना है? मंत्री बनाने आपका अधिकार है, आप 6 महीने बाद बना लेते ना। नहीं,
नीरज इससे जी, आरोप भी तो देखेंगे ना, उनके ऊपर बेलेबुल वारंट था। आरोप हम तय करेंगे कि आप तय करेंगे? अदालत तय करेंगे, तो हमको क्यों दिखा रहे हैं? अदालत तय करेगी ना, तो आप अदालत ये जिस दिन आरोप तय करेगी। मैं ये कह रहा हूं कि वो अपराधी है या नहीं है, तो आप तय करेंगे ना मैं तय करूंगा, ये अदालत तय करेगी। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं उसका अपराध देख के क्या करूं? मैं उसके एफआईआर पढ़ के क्या करूं? बताइए आप मेरे को। आरोप में जान नहीं समझे नहीं आप? जनता ये सवाल पूछ रही है सर, उसका आरोप क्या है? वो आरोप बहुत हल्का है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मंत्री बना सकते हैं। ये तर्क चलेगा क्या? नहीं, ये तर्क बिल्कुल, अगर इस तरह की सूचिता की बात होती है तो पूरे देश में इस तर्क को लागू कर दिया जाए। तो 42% केंद्रीय मंत्रिमंडल में इसी एडीआर इसलिए क्या बात कर रहे थे? इसलिए आपको यह हक मिलता है कि आप भी वही करेंगे। मिलता है ना, यही कह रहे हैं ना आप कि पहले उधर ठीक करें। सारे सवाल क्या नीतीश कुमार जी से ही पूछे जाएंगे क्या? सूचिता का सारा सवाल तो नीतीश कुमार जी खुद ही सूचिता के प्रतीक हैं। और मैं आपको इसीलिए दावे के साथ कह रहा हूं, आज जो 23 मंत्री की बात कर रहे थे, इसी एडीआर का रिपोर्ट था कि हमारा जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन था, तो 18 मंत्री पर केसेस थे, तब किसी ने हो हल्ला नहीं किया। आज क्यों इतना तकलीफ हो रहा है? तकलीफ इस बात की नहीं है नीरज जी, आपको स्पष्ट मान लीजिए, तकलीफ इस बात की है कि दुख हो रहा है लोगों को कि एक नीतीश कुमार जी जैसा व्यक्ति एनडीए छोड़कर अगर बाहर गया है तो एनडीए की चूल्हे हिल गई हैं, उनका पाया डगमगा गया है। इसी बात पर ज्यादा इस बात को तवज्जो दिया जा रहा है। नहीं तो आप बताइए ना, 4 से 5 मंत्री पर हिनियस क्राइम का केंद्र में इल्जाम है, चाहे जॉन कालरा हो, बी मुरलीधरन हो, पंकज चौधरी हो, सुनिए उनके लव कुमार सिंह जी, सुनिए ना सर, अरे सुनिए महाराज, ये जो जब भी कोई राजनीतिक चर्चा में इस तरह के तर्क दिए जाते हैं ना कि पहले उससे पूछ के आओ जिसने मेरे हाथ पे चोर लिखा था, ये दीवार फिल्म का डायलॉग आप लोगों ने ना एकदम कंठस्थ कर लिया है। इससे आपकी इस बात को जवाब नहीं मिलता है। उनसे जब वक्त आएगा या उनसे पूछा गया है, पीलीभीत कांड के लोग मंत्री बने हुए, उनसे 10 बार पूछा गया, इसी डिबेट में पूछा गया है, लेकिन वो तर्क बना के आप अपने तर्क को सही साबित नहीं कर सकते। एक गलत दूसरे गलत सही साबित करेगा क्या? आप कह रहे हैं वो गलत है इसलिए मैं भी करूंगा। नहीं, तो इसमें कहीं है। अगर ये है तो जो आपने किया फिर उनको क्यों कह रहे हैं? वो भी सही है, वो भी सही है ना। फिर पंकज चौधरी नाम क्यों ले रहे हैं आप? हमारी पार्टी कहाँ हो हल्ला मचा रही है? हम तो रोजगार देने की बात कर रहे हैं, हम तो नौकरी देने की बात कर रहे हैं, हम सुशासन चलाने की बात कर रहे हैं। सुशासन ऐसे चलेगा महाराज? कहाँ से लाया जा रहा है? सुशासन ऐसे चलेगा? जो नीतीश कुमार जी काम शुरू कर रहे हैं उसे भटकाकर उनको कहां घेरने की कोशिश की जा रही है। सुशासन ऐसे चलेगा कि अपराधी लोग मंत्री बनेंगे? अपराधी नहीं है आप किसी के, भाई जब तक साबित नहीं हो जाता तब तक तो आरोपी बोले जाएंगे ना सर। तो आरोप किस पर नहीं है? आदरणीय गृह मंत्री जी पर कितना बड़ा आरोप था, उनको मिल गया है ना अदालत से। पूछ रहा आज जो महिला सशक्तिकरण की और महिलाओं की दुहाई दे रहे थे, आज गुजरात में क्या हो गया? डिबेट उस पर नहीं हो रहा है। बिल्किस बानो में क्या हो गया? कोई डिबेट का हिस्सा नहीं बन रहा है। वो डिबेट आज योगी जी पर कितने केसेस है? वो डिबेट का हिस्सा है, इसलिए आपका तर्क सही है, इसलिए आपका तर्क सही है। तो या तो आप दोनों को अपराधी मान लीजिए कि दोनों आरोपी अपराधी है, या कह दीजिए दोनों निर्दोष हैं, तय कर लीजिए। तो मैं चर्चा आगे बढ़ाऊंगा। देखिए नीरज वाजपेयी जी, आरोप हो जाने से तो क्या योगी जी के आरोप साबित हुए क्या? जब तक आरोप साबित, लेकिन जो आरोपियों को भी बरी करके माला पहनाया गया उनको 14 साल 15 साल जेल में रखा गया था, अभी गुजरात में माला पहनाया गया। तो इसलिए ये किस चीज का विषय है? इसलिए अब अपराध जो है नहीं है। ठीक, अब चला ये इधर आइए भाई, संजय सिंह जी टाइगर जी, अभी मुश्किल से 15 दिन पहले तक आप साथी थे इनके, सरकार में थे, आप थे कि नहीं थे? 15 दिन पहले थे ना सरकार में आप लोग, तब आपको ये सब नहीं दिखता था, न जंगल राज था, न नीतीश जी इतने मजबूत दिखते थे, न उनके रोजगार पे सवाल था। 15 दिन पहले सब ठीक ठाक था, अब अचानक से सब कमियां दिखने लगी आपको। नहीं, आपको एक बात समझनी पड़ेगी। हाँ, से सरकार का गठन हुआ है, महागठबंधन की सरकार का। हाँ, देख लें कि बिहार में, मैं नहीं कहता कि पहले अपराध नहीं होता, हाँ, लेकिन उसकी रफ्तार में कितनी तेजी आई है।
हत्या हो, लूट हो, दुष्कर्म हो, डकैती हो, अचानक इसमें इजाफा क्यों हो रहा है? उसका एक बड़ा कारण यह है कि देखिए, सरकार चलती है इकबाल से, सरकार चलती है प्रताप से। अब इतनी संख्या में जब दागी मंत्री, हम जब सरकार में थे और मेवालाल चौधरी को मंत्री बनाया गया था, तुरंत इस्तीफा कराया गया। तब उनको तो नहीं कहा गया कि इस्तीफा नहीं देंगे, इस्तीफा कराया गया। और आज देखिए 33 मंत्री में 23 पर आपराधिक मामला है। और सबसे बड़ी बात है कि 17 गंभीर आपराधिक मामले हैं 17 लोगों पर, जिसमें 5 साल से अधिक की सजा हो सकती है। अब देखिए किसको मंत्री बनाया आपने, कानून मंत्री किसको बनाया, जो कानून को ठेंगा दिखा रहा है, जिस पर वारंट है, हाई कोर्ट ने वारंट जारी कर रखा है। आपने कृषि मंत्री किसको बनाया, जिस पर चावल के गबन का आरोप है। आपने शिक्षा मंत्री किसको बनाया, जो जिंदा कारतूस के साथ हवाई अड्डे पर पकड़ा गया। संजय जी ये बताइए, जब 15 दिन पहले वाली सरकार में, 15 दिन पहले वाली, अरे संजय जी सुनिए ना सर, 15 दिन पहले वाली सरकार में जो लोग मंत्री थे, क्या उनके ऊपर कोई आरोप नहीं थे? एडीआर नहीं, बताइए क्या आरोप था? एडीआर अभी बताया ना उन्होंने, 17 मंत्री आपने सरकार में बताइए। वैसे लव कुमार जी बताइए कौन से लोग थे, अभी आपने कहा। आरोप तो किसी पे भी लग सकता है नीरज वाजपेयी जी और संजय टाइगर जी को बड़ा अभी आज के डेट में 2 दिन में सुशासन को बदलने लगे। अरे इनके साथ देखिए, सवाल इनके पास एक गंगा जल है, जो इनके साथ रहेगा छिड़क देंगे वो अच्छा हो जाएगा। वो चाहे एकनाथ शिंदे हो, शुभेंदु अधिकारी हो या जो भी हो, इस तरह के जितने भी लोग हो, इनके पास जहाँ गए बस गंगा जल में धुल गए और सारा पाप धुल गया, बहुत अच्छे हो गए। इनके पास से जैसे ही कोई निकलता है तो पता नहीं कौन सा सिरिंज रखे हैं कि जो जितनी खूबियां होती है वो निकाल लेते हैं और बाकी सब जो कमियां होती है वो रह जाती है। अरे तो बोल अब एडीआर के रिपोर्ट को ही देख लीजिए ना, बोलिए इनके मंत्री। अरे संजय जी, लव कुमार सिंह जी, एक एक करके बोलिए, वरना दर्शकों को सुनाई नहीं देता। आप एक साथ बोलेंगे तो पहले आप बोलिए, फिर आप बोलिए, फिर मैं समय दे रहा हूँ दोनों लोगों को। आप जवाब दीजिए, सवाल हम करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि नीतीश जी न मुख्यमंत्री थे। अगर पहले गड़बड़ लोग थे तो नेतृत्व करता कौन था? कैप्टन तो नीतीश कुमार थे, मुखिया वो थे, मुख्यमंत्री वो थे। उनको गड़बड़ लोग की बात कर रहा हूं। दूसरी बात, आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में, अपराध के मामले में हमारी 0 टॉलरेंस की नीति है। यही 0 टॉलरेंस की नीति है कि अपराध में संलिप्त लोगों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। मैं आपकी बेवसी समझता हूं कि जिस राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन किया है आपने, वो दागियों भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। अगर सबको छाट देंगे तो उनके यहाँ कोई नहीं बचेगा। लेकिन मंत्री परिषद में शामिल करने लायक कुछ लोग तो होंगे जो दागी नहीं होंगे। तो नीतीश जी ने बिहार की जनता के साथ धोखा दिया है, बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है, जनादेश का अपमान किया है। और जिस जंगल राज के खिलाफ वो लड़े थे, उसी जंगल राज वालों के हाथ में सत्ता सौंप दिया। अब नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं है, मुखौटा है। आज देखिए, पत्रकारों ने कार्तिक सिंह के संबंध में सवाल किया तो कहा तेजस्वी जी से पूछिए। अब वो निर्णय नहीं ले रहे हैं, डम्मी मुख्यमंत्री हैं। जिस तरह बहादुर शाह जफर नाम मात्र का शासक था, सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी। अब ये बेबस और लाचार हो गए हैं। रुकिए संजय जी, संजय जी रुकिए, रुक जाइए। अरे संजय जी की बारी है। समझौता कर लिया नीतीश जी ने। संजय जी रुकिए ना, अब लव कुमार जी को जवाब देने दीजिए। लव कुमार जी छोटा जवाब दीजिए, फिर मैं अपने पत्रकार दोस्तों के पास जाता हूँ। संजय टाइगर जी एक्सप्रेस पकड़ लिए हैं। मैंने कहा ना कि जैसे ही इनके यहाँ कोई जाएगा बस दूध का धुला हो जाएगा। 17 में इनको बड़ा अच्छा लग रहा था। आज देखिए, सुन लीजिए ना, अब बोल रहे थे, चुपचाप सुन रहा था। संजय भाई सुन लीजिए, संतोष रखिए, थोड़ा धीरज रखिए संजय भाई। ज्यादा हड़बड़ी में रहिएगा, गाड़ी इधर उधर चली जाएगी। समाप्त हो चुका है जी। रुकिए
अभय जी को और हर्षवर्धन जी को स्क्रीन पे दिखाइए प्लीज। संजय जी सुन लीजिए लव कुमार जी रुकिए ना भाई, अब थोड़ा पत्रकार दोस्तों के पास चले जाए ना। नहीं, जवाब आपने दे दिया, आप क्या इससे ज्यादा क्या जवाब आप देंगे? आप कह रहे हैं कि रुकिए, थोड़ा रुक जाइए। हर्षवर्धन जी और अभय दुबे जी, संजय जी आप रुक जाइए प्लीज। मैं कह रहा था कि नीतीश कुमार जी जो कह रहे हैं कि हमें पता नहीं था, मासूम बन रहे हैं क्या? उनको यह भी पता नहीं है कि तेजस्वी यादव जिनको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है, IRCTC मामले में बेल पर है, ट्रायल चल रहा है, चार्जशीटेड है, कभी भी जेल जा सकते हैं। तो आप 17 में इन लोगों से क्यों अलग हुए थे? ये भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी हैं क्या? जो सवाल आप क्यों हमारे साथ आ गए थे? अलग हुए थे। जी रुकिए, रुक जाइए। अरे संजय जी, हम लोगों ने इस पे कई बार चर्चा की है कि नीतीश जी ने क्यों छोड़ा, उनकी क्या मजबूरी है, उस पर दोबारा चर्चा करेंगे। हम आज इस कंस्ट्रक्ट पे बात करना चाहते हैं। अभय दुबे जी और हर्षवर्धन जी को स्क्रीन पर लाइए। इन दोनों लोगों को रुक जाइए भी। अभय दुबे जी और हर्षवर्धन जी, मेरा एक ही सवाल है आप दोनों लोगों से। देखिए, जब ये सरकार बनी, वो एक अलग डिबेट थी कि नीतीश जी ने क्यों छोड़ा, क्यों दुखी थे, कैसे, वो एक अलग, हम लोगों ने कई बार उस पर चर्चा की है। लेकिन आज जो मंत्रिमंडल का कंस्ट्रक्ट दिख रहा है, उसमें बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, विद इन पार्टी झंझट चल रहा है, कई सारे मंत्रियों के बीच में लग रहे हैं, और बहुत सारे लोग जेल से निकले, घूमे फिरे, पार्टी कार्यालय गए, फिर इधर उधर गए, ये सब चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल रही हैं। एक नई शुरुआत का मौका था आरजेडी के पास, नीतीश जी के पास, ये दिखाने का कि देखिए ये सब चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। फिर से वही चीज़ें सब दिखने लगी हैं परसेप्शन के तौर पे कि उसी तरीके के लोग मंत्री बन रहे हैं, उसी तरीके से कामकाज हो रहा है, वही एक परसेप्शन चल पड़ा है। आपका क्या इस पर नज़रिया है? हर्षवर्धन जी पहले, दुबे जी आप, उसके बाद हर्षवर्धन जी। नीरज जी, आप कह रहे हैं उनके पास एक नई शुरुआत का मौका था, तो मैं तो एक प्रतिप्रश्न करना चाहूंगा कि राजनीति में कौन नई शुरुआत करता है? जो दावा करे, जो दावा करे, कोई भी नई शुरुआत नहीं करता है। देखिए, जो पार्टी जैसा करती रही है वो वैसा ही करती रहती है। आप किसी भी पार्टी को ले लीजिए, आप भाजपा को ले लीजिए, आप कांग्रेस को ले लीजिए, कम्युनिस्टों को ले लीजिए, किसी भी पार्टी को ले लीजिए, जो जिसका रवैया रहा है वो अपने रवैये पर कायम रहती है। वो जिस तरह की सामाजिक शक्तियों की नुमाइंदगी करती है वो उसी की नुमाइंदगी करती रहती है। किसी के पास करने के लिए कुछ भी नया नहीं है। अब देखिए, सुशील मोदी हैं जो कि मेरे ख्याल से शायद 13 साल तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हैं। सुशील मोदी से अभी पिछले हफ्ते हम लोगों को बातचीत करने का मौका मिला, और उस बातचीत में मैंने उनसे पूछा कि भाई, जब नीतीश कुमार हरेक के जनादेश का अपमान करते हैं, सबको धोखा देते हैं, उन्होंने जिसके साथ चुनाव लड़ा उसकी सरकार तोड़ दी, आपके साथ चुनाव लड़ा आपकी सरकार तोड़ दी, उनके साथ चुनाव लड़ा उनके सरकार तोड़ दी, फिर ऐसा क्यों है कि आप हर बार उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाते हैं? पिछली बार तो मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार नहीं थे, खुद नरेंद्र मोदी ने उनको फोन करके कहा था कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए। तो ऐसा क्यों है? तो पहले तो मेरी तरफ देखते रहे, उसके बाद बोले यही तो नीतीश कुमार का चमत्कार है। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है कि भाजपा भी वही सब करती है जो वो करती रही है, नीतीश कुमार भी वही सब करते हैं जो वो करते रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल भी वही सब करता है जो करता रहा है। मैं राष्ट्रीय जनता दल ने जो मंत्री बनाए हैं उनका बचाव नहीं कर रहा हूं। मुझे ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे उप मुख्यमंत्री और ऐसे मंत्रियों का बचाव करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं उनको मानता हूं कि उन लोगों को वो लोग राजनीति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं उनकी बिल्कुल बचाव नहीं कर। मैं तो ये कह रहा हूं कि समस्या क्या है। समस्या तो ये कह रहे हैं कि जंगल राज का जो तमगा लगता था वो फिर से कायम होगा। आपकी बातों से ये लग रहा है? बहुत मुश्किल है उसको रोक पाना। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है और बिहार में जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आती है, तो अपने समुदाय के लोगों को रोक पाना, उनको संयमित कर पाना, वो सब लोग कोशिश करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी भी कोशिश करते थे, अखिलेश भी कोशिश करते थे, यहाँ ये लोग भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाता है, कभी नहीं हो पाता है। और इस बात के हम लोगों के पास 10-10, 15-15 साल लंबे प्रमाण है मौजूद है। तो वो एक खास तरह की समस्या है, और आप उन लोगों को सत्ता में आने से भी नहीं रोक सकते। ये भी एक खास बात है। आप बताइए, क्या सत्ता में आने से उनको हमेशा के लिए रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता। अभी अखिलेश ने चुनाव लड़ा, वो सत्ता में नहीं आ पाए, कितना शानदार चुनाव परिणाम रहा उनका,
कितने अच्छे वोट मिले, बहुत सम्मानजनक सीटें उन्हें प्राप्त हुई, जिससे उनकी पहले जो साख गिर रही थी वो साख गिरना रुक गई, वो पहले के मुकाबले साख बढ़ गई। और बिहार में तो पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सबसे बड़ा दल बन के उभरी थी राष्ट्रीय जनता दल। नहीं तो जो सुशासन बाबू इतनी कोशिश कर रहे हैं पिछले 20-25 सालों से, कितने साल, 25-30 सालों से मुख्यमंत्री हैं कि हम बिहार की तकदीर बदल देंगे, उसको बढ़िया बना देंगे, तो ये सब क्या एक छलावा, एक धोखा, एक भ्रम है क्या लोगों का? देखिए ये सवाल मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी से पूछें कि वो सुशासन बाबू को अपने साथ क्यों नहीं रख पाए। सुशील मोदी ने मुझसे ये भी कहा, मुझसे नहीं 8 पत्रकारों से उन्होंने कहा, मैं भी उसमें शामिल था और हम ही लोगों से सवाल पूछ रहे थे, उन्होंने कहा कि जिस दिन मुझे बिहार से उठाकर दिल्ली ले जाया गया उसी दिन मैंने आला कमान से ये कह दिया था कि ये सरकार नहीं चलेगी। तो मैंने कहा कि जब आपको पता था कि ये सरकार नहीं चलेगी तो आपको कुछ पेशबंदी करनी चाहिए थी, आपको ऐसी चेकलिस्ट बनानी चाहिए थी, इसमें भाजपा ये करेगी, ये नहीं करेगी, कुछ तो होना चाहिए था ना कम से कम ऐसा। बोले नहीं, आला कमान ने हमें ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं दी थी कि हम बिहार की स्थिति पर निगाह रखें। ये कार्यक्रम प्रसारित हो चुका है उनके नाम से, एक एक शब्द जो मैं कह रहा हूं उसकी आप तस्दीक कर सकते हैं। जी, ये सवाल मैं पूछूंगा संजय टाइगर से। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अभी कुछ दिनों से पहले सबसे बड़ा नेता था और आज भी एक प्रतिष्ठित नेता है, वो स्पष्ट रूप से कह रहा है ये। तो भाजपा को चाहिए कि वो अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखें कि जब ये सरकार बनी थी उसके बाद उन्होंने उसके नेताओं ने सरकार के खिलाफ कितने बयान दिए। तो यानी नीतीश जी मजबूर होकर के जंगल राज की तरफ मुड़ गए, आप ये कह रहे हैं? ये जो मंत्री बनाए गए हैं इनको मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए था, बेहतर लोगों को तलाशना चाहिए था, इसमें कोई शक की बात नहीं है। नहीं, मैं दुबे जी एक चीज, दुबे जी ये बताइए, दुबे जी आपकी बातचीत से ये साउंड होता है कि अगर मैं निराश हूं तो मैं अपराध के लिए बंदूक उठा लूंगा क्या? नीतीश कुमार की क्या जिम्मेदारी है? वो खाली मुख्यमंत्री बन के सुशोभित करने के लिए बने हैं क्या? देखिए, सत्ता में आना एक कठिन काम होता है। हाँ। सत्ता में बने रहना उससे भी ज्यादा कठिन काम होता है। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। देखिए, और उस काम में बहुत से नेता बहुत सारे समझौते करते हैं, उसमें उनका ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है। मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं, आप बॉन्ड पे मुझसे लिखवा के ले लीजिए, अगर नीतीश कुमार अभी 6 महीने बाद आरजेडी का साथ छोड़ें तो फिर भाजपा वाले उनको मुख्यमंत्री बना देंगे। जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी। और फिर पता नहीं आप ये कार्यक्रम करेंगे कि नहीं करेंगे। अरे क्यों नहीं करेंगे, हम तो यार बैठे हुए बीजेपी वाले मुख्यमंत्री बनाने के लिए। नहीं, अगर ऐसा कुछ हुआ, मान लीजिए, काल्पनिक प्रश्न है ये, लेकिन ऐसा हुआ तो ऐसे यही तो शो होगा हमारा फिर कि फिर से वही देजा वू हो गया, फिर वही कहानी चल पड़ी। भाई, नरेंद्र मोदी की कठोर आलोचना करके, कठोरतम आलोचना करके उन्होंने मोर्चा छोड़ा था। उसके बाद में आरजेडी के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव हराया भारतीय जनता पार्टी को, और फिर आगे उसके बाद फिर वो बीजेपी के साथ चले गए। तो जो आदमी ऐसा कर सकता है उसका उल्टा भी कर सकता है, उल्टा करने के बाद फिर सीधा कर सकता है। जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी यार बैठी हुई है, उनको दोबारा। जी दुबे जी, आता हूं दोबारा आपके पास। हर्षवर्धन त्रिपाठी, जो बिहार में पूरा तंत्र चला है, एक खेल चला है, अब नया मंत्रिमंडल आया है, इसमें बीजेपी की एक बहुत तीखी आलोचना इस बात के लिए हो सकती है कि आप 15 दिन पहले आप भी तो सरकार में थे, जिनकी आप आलोचना कर रहे हैं उनके साथ आप सरकार साझा कर रहे थे 15 दिन पहले, तब इतनी कमियां नहीं दिख रही थी, आज वो दिख रही हैं। आरजेडी की क्या मजबूरी है कि वो ऐसे लोगों को ही मंत्री बनाना चाहती है, लेकिन जैसे दुबे जी कह रहे हैं, और हाई कौन है? सब उसी टाइप के लोग अगर हैं उनके पास, या वो बदल नहीं सकते अपने आप को, जैसे दुबे जी कह रहे हैं कि वो चाह के भी नहीं बदल पाएंगे, तो ये तो बड़ा मतलब बिहार के मुस्तकबिल पर सवाल खड़ा हो गया है। नीरज जी, कमोबेश स्थिति तो यही है, लेकिन हम लोग पत्रकार हैं, हम नेता तो हैं नहीं कि नीतीश कुमार को महिमा मंडित करें कि मजबूरी में वो मुख्यमंत्री बनते रहेंगे, या तेजस्वी को हम महिमा मंडित करें, या सुशील मोदी को महिमा मंडित करें। हमें तो ये एक लाइन में कहना चाहिए कि इन नेताओं ने बिहार को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और जब मैं ये कह रहा हूं तो ये तीनों की बात कर रहा हूं, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी। अब सुशील मोदी निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के बिहार में सबसे बड़े नेता हैं, चमकते नेता हैं, उनके आसपास कोई ठहरता नहीं है। नीतीश जी के वो ज्यादा विश्वस्त दिखते थे जब वहां उप मुख्यमंत्री थे, इसीलिए शायद वो जब दिल्ली उनको लाया गया और कहा जाता है कि पनिशमेंट पोस्टिंग है अभी तो इसलिए वो कहेंगे ही, स्वाभाविक है, अपनी राजनीतिक पेशबंदी कर रहे हैं। लेकिन जो बिहार में हो रहा है इसको थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए, और हम लोगों को बहुत क्लियर कट बात बोलनी चाहिए। हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग का कोई क्या बिगाड़ लेगा, क्या बना देगा।
किसी से कुछ लेना देना है नहीं। बिहार को इस देश में ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल के तौर पर स्टेट माना जाता है। सबसे ज्यादा प्रवासी यहीं जाते हैं, दुनिया भर में डंका अपना बजाए हुए हैं। दिल्ली बंबई में तो एकदम, एक समय में उत्तर प्रदेश भी था, अब उत्तर प्रदेश के लोग एक उस तुलना में यहां संभावनाएं देखने लगे, यहां विकास होने लगा, यहां उद्योग आने लगे, यहां निवेश हो रहा है। लेकिन बिहार में ऐसी कोई खबर आपको नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि यूपी में सब अपराध एकदम से खत्म हो गया, कोई गोली नहीं चलाता, कोई मारता नहीं, सब होता है। लेकिन वहां जो टॉप हिस्ट्री शीटर है मुख्तार अंसारी, उसका घर तोड़ दिया जाता है, वो बाबा जी का बुलडोजर चल जाता है। अब बाबा जी का बुलडोजर एक टर्म हो गया है, लेकिन बुलडोजर तो हर नगर निगम चलाता था। उत्तर प्रदेश और बिहार पड़ोसी राज्य होते हुए इतना बदल क्यों नहीं पा रहे हैं? क्यों नहीं बिहार में एक उद्योग, और मैं फिर से कह रहा हूं कि ये सभी राजनीतिक पार्टियां इसमें दोषी हैं, लेकिन ये जो सुशासन बाबू और जंगल राज है, इस टर्म को पहले जान लीजिए। लोग ये बोलते हैं तो भूल जाते हैं, इसको मैं याद दिला दूं, बहुत जरूरी है आवाज अड्डा की बहस में ये बताना। जंगल राज, लालू जी का राज सुशासन बाबू नीतीश कुमार ने कहा, और नीतीश कुमार ने सुशील मोदी के साथ मिलकर उसको जंगल राज स्थापित कराया। और उस वक्त शोरूम से गाड़ियां उठ जाती थी, शाम को लोग निकल नहीं पाते थे, AK-47 AK-56 लोग लेके घूमते थे। कई गुंडे अपराधी अलग अलग क्षेत्रों में उनका दबदबा हुआ करता था, SP की हिम्मत नहीं होती थी, वो जंगल राज था। और नीतीश बाबू ने आकर उसको सुशासन बाबू हो गए नीतीश कुमार। और मैं बिना किसी संकोच के कहूंगा, बिहार की सड़कें नीतीश कुमार ने बेहतर की, बिहार में बिजली नीतीश कुमार ने बेहतर की, बिहार में कोशिश की कि शिक्षा के हालात कुछ तो सुधरे, प्राथमिक शिक्षा दुरुस्त हो, लड़कियां जा पाए स्कूल, उनको साइकिल दिया। लेकिन ये सारा काम नीतीश कुमार जी पहले और दूसरे कार्यकाल में करते रहे। उसके बाद उनको एक बात समझ में आ गई, उनको समझ में आ गया कि दिल्ली के पत्रकार, बुद्धिजीवी, सारे राजनीतिक दल, उन्होंने कहा कि बिहार है बड़ा जातिवादी, और इस जातिवादी व्यवस्था में भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल ये अकेले सरकार नहीं बना सकते, सबकी अपनी सीलिंग है। और उस सीलिंग के बीच में मैं हूं वो वाला खांचा जिसके ऊपर फिट होऊंगा। तो धड़ है भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी यादव के पास, पहले लालू जी थे, लेकिन सर नहीं है, क्योंकि सर के लिए ये दोनों पार्टियां साहस नहीं कर रही। वो तेजस्वी यादव, जो मैं मानता हूं कि इतने आरोप, इतना बैगेज था उनका अपने पिताजी का, भले देश में कौन कौन सी बात कही जाए, लेकिन लालू जी बिहार में जंगल राज के लिए जाने जाते थे। उसके बावजूद तेजस्वी ने इतनी शानदार कैंपेन की, लगभग चुनाव वो जीत गए थे। और मैं मानता हूं कि अगर कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने गड़बड़ नहीं की होती तो तेजस्वी यादव अपने बूते चुनाव जीत लेते, उन्होंने अगर रिएक्शन नहीं कराया होता। लेकिन सोचिए कि आज फिर से वही स्थिति है कि जिनको पलटू राम कहते थे उनको लेना पड़ा, और वो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमको पता ही नहीं था कि ये नहीं। हर्षवर्धन, ये एक बहुत ही, आप जो व्याख्या कर रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इसी को कह रहा हूं, सवाल को मैं इस तरह से पेश करना चाहता हूं। देखिए, नीतीश बाबू तो अपना खेल खेल रहे हैं, उनको सीएम बने रहना है, वो दोनों पार्टियों को क्यों नीतीश खेल रहे हैं? सभी तो खेल रहे हैं ना भाई। जिन नरेंद्र मोदी सब आसान गेम खेल रहे हैं, बिहार की जनता की चिंता किसी को नहीं है भाई। अगर आज की तारीख में बात करूं, मैं पीछे बैगे छोड़िए ना, अभी 4 दिन पहले की हम बात करें, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले की बात करें, तो नीतीश के पास तो ये है कि मुझे तो सीएम बने रहना है, दोनों पार्टी में जिसकी गरज हो मेरे को समर्थन दे। आपने सही कहा, हेड वो है, बाकी बॉडी ये है। लेकिन अगर आप तेजस्वी यादव को देखें, यही गलती शायद उत्तर प्रदेश में कभी की गई थी। उनके पास एक मौका था ना कि एक बढ़िया क्लीन इमेज की अच्छी युवा सरकार बनाते, वो क्यों नहीं बना पा रहे हैं? इसके लिए मैं ये जो अभी दुबे जी ने तर्क दिया कि जो पार्टियां जो करती रही वही करती रहेंगी, ये मैं इससे थोड़ा सहमत नहीं हूं। क्यों नहीं बदल सकते आप? मौका है ना आपके पास, आपके हिस्से की सरकार बन रही है, तो आप अपने टर्म्स में क्यों नहीं बना सकते? क्यों आप कौन से प्रेशर में काम कर रहे हैं? आप अपने सामाजिक जो आपका वोट बैंक है, जो जाति वोट बैंक है, जो राजनीति है, वो करिए ना। लेकिन उसमें क्या बिना अपराधी, बिना गुंडे, बिना दुष्कर्मी, बिना उसके नहीं चल सकता क्या? ऐसा नहीं हो सकता। फिर तो आप ये कह रहे हैं कि हम जाति समाज की राजनीति ही नहीं कर रहे हैं, हम गुंडागर्दी की राजनीति कर रहे हैं। हम अपने सारे मतदाता समूह को गुंडा बना के रखेंगे। और ये तो और ज्यादा गड़बड़ है ना, कि अगर नेता कह रहा है कि हमारे सारे समर्थक सिर्फ और सिर्फ गुंडे हैं, अपराधी हैं, दुष्कर्मी हैं, वो आएंगे तो यही करेंगे।
तो जनता फिर से तो सोचेगी ना कि सत्ता इनको देने का मतलब क्या है। और ये जो कंपैरिजन होता है नीरज जी, देश के किस राज्य में बताइए ना कि कानून मंत्री उस दिन शपथ ले जिस दिन उसको अदालत में सरेंडर करना था? किस राज्य में ऐसा होता है जरा बताइए। अपराध साबित नहीं हुआ ना, अपराध साबित कहां हुआ अभी? नहीं हुआ ना, मैं यही तो कह रहा हूं। अरे भाई, ये अपराध साबित होने का मसला नहीं है, उसी दिन उनको कोर्ट में पेश होना था। अरे और कमाल की बात ये, पेशी तो होनी थी। आप देखो ये सब बातें जो है ना, पेश होना था, उन्होंने पेशबंदगी अपनी और आगे बढ़वा ली थी। नहीं नीरज जी, हाँ नीरज जी, या तो फिर आप कह दीजिए कि सुशासन बाबू का यह स्टाइलिश जंगल राज है जिसमें अपराधी रहेंगे, गुंडे रहेंगे। मुझे क्या पता, मैं तो जो देख रहा हूं मैं उस पर सवाल कर रहा हूं। तो जब साबित ही हो जाएगा तो नीतीश कुमार की क्या जरूरत होगी? अदालत टांग देगी। नीतीश कुमार का रोल क्या रह जाएगा? की बात है। मैं लव कुमार जी के पास दोबारा चला जाता हूं आपकी संतुष्टि के लिए। मेरा तो यही पहला सवाल यही था कि एक मोरालिटी नाम की, एक कॉमन सेंस नाम की, एक संजीदगी, एक सेंसिटिविटी नाम की चीज होती है कि जिस व्यक्ति को जिस दिन सरेंडर करना उस दिन अवॉइड करना चाहिए, उसी दिन वो ले रहा है। लेकिन वो कहने कि अपराध साबित थोड़े हुआ है, तो आप ये सवाल कैसे उठा सकते हैं? लव कुमार जी बताइए। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, नीतीश कुमार जी सुशासन के लिए जाने जाते हैं और सुशासन का ही काम करते हैं। एक दिन में किसी का व्यवहार नहीं बदल जाता। नीरज जी इस बात को जान लीजिए। उन्होंने कहा है कि मैं इस पर पैनी नजर रख रहा हूं, इस पर जानकारी ले रहा हूं, अगर किसी तरह की आवश्यकता होगी तो उस पर उचित निर्णय लिया जाएगा। उसमें जरा सा भी कोई संकोच, रंच मात्र भी संकोच नहीं किया जाएगा। लेकिन ये विवाद इतना क्यों, ये इतना हो हल्ला क्यों? मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आखिर ये विमर्श का विषय यहां क्यों पहुंच रहा है? विमर्श का विषय ये क्यों नहीं हुआ कि 15 अगस्त को पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि अब 10 लाख लोगों को नौकरी नहीं, 20 लाख लोग, 10 लाख लोगों को रोजगार भी देंगे। विमर्श तो यहाँ होना चाहिए ना। क्या चाहते हैं, विवाद करूं क्या? शिक्षा की तो आपने कहा, एक मिनट रुकिए ना लव कुमार जी, आपने कहा 10 लाख नौकरी देंगे, तो मैं इसमें क्या क्वेश्चन करूं आपसे? बताइए कैसे देंगे, अगर आप ये सुनना चाहते हैं। आपने कहा देंगे, अच्छी बात है, दीजिए, 20 को दीजिए। आप चाहते हैं कि मैं उस पर क्वेश्चन करूं, उस पर विवादित बनाऊं, ये विमर्श का है। हमारा काम ये विमर्श करना है क्या कि जो भी बात आप कहे उस पर मैं सवाल खड़ा करूं? आपने कहा 10 लाख नौकरी देंगे, अच्छी बात है, दीजिए ना। लेकिन जो सामने दिख रहा मैं वो सवाल पूछ रहा हूं। सही सवाल पूछ रहे हैं आप। हाँ। मैं भी तो वही जवाब दे रहा हूं। नहीं, वो जवाब आप नहीं दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि कार्तिकेय के मसले को इतना विमर्श क्यों दिया जा रहा है? नीतीश जी पता कर रहे हैं। अरे भाई, मुख्यमंत्री जी को क्या ये नहीं पता कि उनके मंत्रिमंडल में 33 लोग कौन है, इनका बैकग्राउंड क्या है? ये थोड़ी देर में भी शपथ लेंगे। जब वो ये कहते हैं कि हमको पता ही नहीं, हम पता करेंगे, तब लव कुमार जी सवाल खड़ा होता है। अब वो कहते थे हाँ मुझे पता है, साबित नहीं हुआ है, बात बन जाती है कि भाई वो इंतजार कर रहे हैं, जब साबित होगा तब देखा जाएगा। वो तो हमको पता ही नहीं कौन है। मतलब ऐसे बनता है क्या मंत्रिमंडल की? मुख्यमंत्री को नहीं पता कौन बन रहा मंत्री हमारा? नहीं, मंत्रिमंडल ऐसा नहीं है। हाँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसे ही लोगों ने सवाल उठाया उन्होंने कहा कि ठीक है मैं इसका जवाब दूंगा, इसका पता करूंगा। तो पता करने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा कि हम इसमें क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करेंगे। जी 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 देखिए, वो हमेशा सोच समझ कर निर्णय लेते हैं और हर बात में वक्तव्य देने के लिए नहीं जाने जाते हैं नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी काम करने के लिए जाने जाते हैं। और नीतीश कुमार जी जब मौका इस तरह का आया है, नीतीश कुमार जी ने अपने मंत्रिमंडल से मंत्रियों को हटाया भी है। आपने देखा है, चाहे जितेंद्र जी का हो, आर एन सिंह का हो, इनके यहाँ रामाधार सिंह का हो, या मेवालाल चौधरी जी का हो, मंजू देवी का, बहुत है हमारे यहाँ। संजय सिंह टाइगर जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजय सिंह टाइगर, ये बताइए कि नीतीश बाबू को आप इतना कह रहे हैं कि जंगल राज ले आए, ये ले आए, वो ले आए, उन्हीं के साथ आपकी सरकार चली। तो अभी दुबे जी ने एक बात कही, हो सकता है 6 महीने बाद वो फिर क्यों बनाते? आपकी ऐसी क्या मजबूरी कि उनके साथ ही आप सरकार बनाते हो, बाद में फिर आलोचना करते हैं? आदरणीय दुबे जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। उन्होंने स्वयं कहा कि सपा और राजद की प्रवृत्ति रही है कि जब सत्ता में आते हैं तो उनके लोग उत्पात करते हैं और उनको कोई सत्ता में आने से रोक भी नहीं सकता। ऐसे उत्पाती तत्वों को, अराजकतावादी तत्वों को सत्ता में रोकने के लिए ही हमने नीतीश जी से गठबंधन किया था। नया बिहार नीतीश कुमार का हमने नारा दिया था और आपने देखा कि किस तरीके से बिहार को हम लोगों ने उस दौर से निकाला, सबके प्रयास से, सामूहिक प्रयास से।
और जब 2010 में फिर दोबारा हम सत्ता में आए, प्रचंड बहुमत के साथ है, 206 सीटें हमारे गठबंधन को मिली। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में हमने प्रस्तुत किया तो ये नाराज हो गए, हमारा साथ छोड़ करके चले गए। और उन्होंने फिर 15 का चुनाव राजद के साथ लड़ा और तब उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन 17 होते होते हमारे साथ आ गए और उन्होंने कहा कि हम क्या करते, बिहार को मिट्टी में मिल जाने देते। तो बिहार को बचाने के लिए फिर मेरे साथ आ गए। और इस बार आपने देखा कि चुनाव के पहले हमने घोषणा किया था कि एनडीए की सरकार बड़ी तो इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। कम सीटें मिली फिर भी हमने मुख्यमंत्री बनाया बिहार की बेहतरी के लिए। देखिए बीजेपी मानती है कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट। हमने राज्य हित में इनको मुख्यमंत्री माना। सरकार चल भी रही थी, काम भी बेहतर हो रहा था, लेकिन हम उनको उपराष्ट्रपति नहीं बना पाए, इसका उनका मलाल था। उन्होंने बहाना बनाकर गठबंधन छोड़ दिया। अरे वो तो प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं, आप उपराष्ट्रपति में उनको फंसा दे रहे हैं। अब तो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं ना। उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो उनकी तृष्णा है, जो अति महत्वाकांक्षा है, उसको उसके शिकार होकर वहां गए हैं। और जो उन्होंने कहा कि फिर आएंगे तो ये गले लगा लेंगे, तो हमने कहा किन परिस्थितियों में हमने उनको गले लगाया, बिहार के हित को प्राथमिकता में रखकर हमने गले लगाया। लेकिन जो इनकी बार बार की हरकतें हैं, इनकी विश्वसनीयता पूरी तरह से समाप्त हो गई है। और अब नीतीश कुमार घूम कर आएंगे तो गले लगाना तो दूर, भारतीय जनता पार्टी इनको चिमटा से छूना भी पसंद नहीं करेगी। अब बार बार जनादेश का अपमान करेंगे, गठबंधन के साथियों को धोखा देंगे और जनता को धोखा देंगे। आपने बिहार को कहां लाके खड़ा कर दिया है। फिर जंगल राज की वापसी शुरू हो गई है। आगाज ऐसा है, अंजाम क्या होगा भगवान जाने। अंजाम तो हम लोग देखेंगे बाद में है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अब आप चिमटा से भी नहीं छुएंगे, अभी समय है 2-2.5 साल का। अगर आप कह रहे हैं चिमटा से भी नहीं छुएंगे, याद रखिएगा ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। ये ऐसा हर बार कहा जाता है कि अब की बार बस आप खत्म, आप कुछ नहीं करेंगे। नीतीश कुमार ने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे भाजपा के साथ। उनको छोड़िए, उनको तो भाजपा के साथ आ गए। भाजपा की बताइए, नीतीश की छोड़िए। नीतीश जी ने, सुनिए ना संजय जी, नीतीश जी ने जब 17 में उनको तोड़ के आपके साथ आए थे तो उनकी एक बहुत मशहूर बाइट है, मैं आज ढूंढवा नहीं पाने में आपको सुनाता, पूरे देश को सुनाता। उन्होंने कहा था भारतवर्ष में कोई पैदा नहीं हुआ जो मोदी जी को हरा दे, और वही मोदी जी अब कह रहे हैं कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे। तो ये सब राजनीति से चलता रहता है, इसमें आप मत पढ़िए। आप बताइए कि बीजेपी चिमटा साफ करने नहीं छोड़ेंगे अब की बार। चूंकि अभय दुबे जी ने ये सवाल किया था, हाँ। क्या गारंटी है कि फिर नहीं मिला लेंगे, तो मैं आश्वस्त कर देता हूं, हम लोग नीतीश कुमार नहीं है कि कहेंगे कि मिट्टी में मिल जाएंगे भाजपा के साथ। अरे 2-3 बार तो मिल चुके हैं आप। और एक बात मैं आज देखिए, बार बार जो लौ जी 20 लाख की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, चुनाव में जब तेजस्वी जी ने 10 लाख नौकरी की बात कही थी, तो आप मेरे पास भी अगर अभी क्लिप रहता तो मैं आपको दिखा देता। तब नीतीश जी ने कहा था कि कहां से नौकरी लाएंगे, आसमान से लाएंगे, पैसा कहां से आएगा। 15 वर्षों में आपके माताजी ने कितनी नौकरी दी, आपके पिताजी ने कितनी नौकरी। ये सब जब सरकार बन रही थी तब ये सब याद नहीं आ रहा था, अब अलग हट गए तो ये सब वो याद। रुकिए संजय जी, रुकिए 1 मिनट जरा। और उस पर कौन भरोसा करेगा। जी हर्षवर्धन जी, जंगल राज की वापसी में देखिए हनुमान चालीसा की बिक्री बढ़ गई है। अपराधी कह रहे हैं कि संयम है कोतवाल अब डर काहे का। जंगल राज की वापसी हो गई है, इसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेवार है और बिहार की जनता। जी संजय जी रुकिए भाई, थोड़ा रुकिए ना सर। हर्षवर्धन जी आप बताइए क्या बोल रहे थे आप। नीरज जी मैं यही कह रहा हूं कि देखिए आप संजय जी को कहां फंसा रहे हैं इस चक्कर में। सुशील मोदी से भी हम लोगों ने बात की, रविशंकर प्रसाद की भी बात सुनी। भाजपा का कोई बड़ा नेता, जगत प्रकाश नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, किसी ने सीधे स्पष्ट शब्दों में कहा क्या कि नीतीश कुमार ने जितनी धोखेबाजी की है बस। आप जरा सुनिए ना भाजपा के नेताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं के एक तरह से कहें 2017 में इन्होंने अपमानित किया, उसी नीतीश कुमार के साथ चले गए। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ये साहस नहीं कर पा रहे हैं
क्योंकि मैं आपको एक बात और बताऊं, जब ये सब टूट रहा था, नीतीश जी जा रहे थे, तब भी जो संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था राष्ट्रीय कार्यकारिणी पटना में, उसमें केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार के नेताओं को डांटा, फटकार लगाई कि नीतीश जी ही नेता हैं, उनके साथ ठीक से रहिए, रोज रोज झगड़ा मत कीजिए। तो कहां से ये कह रहे हैं? असली संकट भारतीय जनता पार्टी का है और किसी का नहीं है। नीतीश के ऊपर, नीतीश को तो मौका मिल रहा है, नीतीश कुमार अभी भी बैठे रहेंगे। कुमार को देखिए, नीतीश कुमार किसने बनाया? 95 में नीतीश कुमार को महज 7 सीटें आई थी। 2000 में हमारे पास 67 सीटें थी, फिर भी उनको हमने मुख्यमंत्री बनाया, एक ही सप्ताह रहे। और इस बार छोटी पार्टी थी, तो हम तो कह ही रहे हैं कि बिहार के इंटरेस्ट में हमने नीतीश कुमार को सर आंखों पर बैठाया, उनको पर्स से अर्श पर पहुंचाया, लेकिन हम उनको उपराष्ट्रपति नहीं बना पाए। इसलिए हम कहाँ छोड़ना चाहते थे, हम तो आगे भी चाहते थे नेतृत्व करें। जंगल राज वाले नहीं आए संजय जी, तो हमने उनको रोकने के लिए, देखिए शायद भूल रहे हैं, संजय जी को सुनने लगे बोल दीजिए। जी संजय जी, आगे आपने भूल रहे हैं कि जिस समय आप अछूत हुआ करते थे, उत्तर भारत की कोई भी पार्टी नहीं, पहली पार्टी, सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। पहली पार्टी समता पार्टी थी जो आपके साथ गई, और आपने हमारे ऊपर एहसान नहीं किया, हमने आपके ऊपर एहसान किया है। हमारे कंधों पर चढ़कर बीजेपी। अच्छा एक मिनट, लव कुमार जी, लव कुमार सिंह जी, अरे टाइगर जी सर सुनिए, मैं सवाल पूछ लीजिए, मुझे लव कुमार जी से सवाल पूछना है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछना है। आवाज दबाने की जो बीजेपी, अब मेरी आवाज मत दबाइए भाई, ये हमारी आवाज मत दबाइए, हमको एक जेडीयू वाले लव कुमार जी से सवाल पूछना है, मेरी आवाज क्यों दबा रहे हैं आप लोग? लव कुमार जी मेरा सीधा सवाल, अरे संजय जी एक मिनट थोड़ा सुनिए ना, मैं सवाल तो पूछ लूं, सीधा सवाल से सीधा जवाब दीजिएगा। कार्तिकेय सिंह को आप लोग हटा क्यों नहीं देते? अड़ गए हैं क्या? इतनी चर्चा, इतनी विमर्श के बावजूद हटा क्यों नहीं देते उनको? उनसे इस्तीफा क्यों नहीं लेते? नीरज जी, अगर किसी भी तरह की आवश्यकता पड़ती है तो नीतीश कुमार जी उसको पीछे नहीं हटते हैं। आवश्यकता कब पड़ेगी? जब तक सजा नहीं होगी तब तक। और वैसे तो सारे लोगों को कहेंगे, कल होके कहेंगे नीतीश कुमार को नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक सजा नहीं होगी तब तक नहीं हटेंगे ना, ये कह रहे हैं आप। हाँ ना, कर दीजिए, बात खत्म, आगे बढ़ूं मैं। तो संभव नहीं है, इनके लिए ये संभव नहीं है। और नीरज जी, अभी हमारे भाई एहसान गिना रहे थे, जब बीजेपी के साथ कोई नहीं जा रहा था, हमारी अकेली पार्टी थी उत्तर भारत में जो समता पार्टी, उनके साथ गई और हमारे ही कंधों पर चढ़ के ये सत्ता में आए हैं, हमारे ही कंधों पर सवार होंगे। जी भाई एक साथ मत बोलिए, सारे लोग एक साथ मत बोलिए, कुछ सुनाई दे रहा। संजय जी, टाइगर जी, आपकी बात कोई सुन नहीं रहा, सब लोग एक साथ बोलें, किसी को कुछ समझ में नहीं आता, कुछ सुनाई नहीं देता। मैं ये समझ पाया हूं कि लव कुमार सिंह जी कह रहे हैं कि जब तक सजा नहीं हो जाती तब तक वो बने रहेंगे। बातें खत्म हो गई ना सर फिर तो इस डिबेट का, कि वो रहेंगे, नीतीश जी आवश्यकता तब महसूस करेंगे जब वो या तो सजा याफ्ता हो जाएंगे। अभय दुबे जी, सर अब अभय दुबे जी से सवाल पूछ लूं मैं? आप लोग इतना बोल रहे हैं, कम से कम एक सवाल उनसे पूछ लेने दीजिए। सवाल ये है मेरा कि क्या ये सरकार चलेगी सर? इतने अंतर विरोध दिख रहे हैं इसमें, अगला सर फटौल मची हुई है, चलेगी नहीं चलेगी? अपना अंदाजा बताइए आप। मेरा अंदाजा है इस सरकार का चलना काफी मुश्किल है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि अगर इन मुश्किलों के बावजूद भी इन लोगों ने अगले 1.5 साल तक सरकार ठीक से चला ली किसी तरह, और सरकार बहुत ज्यादा उसके ऊपर विवाद नहीं आए, बहुत समस्याएं, बहुत अंतर्विरोध, बहुत विरोधाभास, बहुत झगड़े वगड़े नहीं हुए, तो उसका इनको चुनावी लाभ भी प्राप्त होगा, लोकसभा चुनाव में भी और फिर विधानसभा चुनाव में भी प्राप्त होगा। लेकिन उसकी शर्त यही है कि ये लोग सरकार को चला के दिखाएं, जो अपने आप में काफी मुश्किल लग रहा है मुझे। सरकार बहुत अच्छे से चलेगी अभय जी, और 40 की 40 सीटें लोकसभा में जीतेंगे हम लोग। जी, ये तो खैर आपको दावा करना ही चाहिए। हर्षवर्धन जी,
दिल को बहलाने का नहीं, अरे भाई आपका हक बनता है कि आप दावा करिए, आप 40 का दावा करिए, वो 40 का दावा करें, आरजेडी 40 का दावा करें, सब लोग करिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी भाई हमको बता रहे थे कि हम पर एहसान किए, एहसान हमने किया है उन पर, जो बीजेपी को, जो कोई उनके साथ जाना नहीं चाहता था, उसके साथ सबसे पहली पार्टी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का कमेंट ले लूं सर, समय समाप्त हो रहा। अरे भाई लव कुमार सिंह, टाइगर सिंह जी, लड़ना छोड़िए, अब सरकार बन गई, आगे देखिए, आगे काम देखिए सर। कोई किसी पे एहसान नहीं करता है, सब अपने अपने ऊपर एहसान करते हैं राजनीति में। अपनी सरकार चले, आपके एहसान से 303 सीटें थोड़ी आई उनकी, कि आपने बिहार में एहसान कर दिया तो 303 सीट ले आए वो। ये सब कहना छोड़िए ना सर, 17 सीटें हमारे। अरे छोड़िए सर इन सब बातों का। अभी विधानसभा में क्या हुआ, अपने ऊपर एहसान कर लेते ना, फिर जीत लेते चुनाव। अरे हमारे नहीं जीत पाए ना सर। अरे ये अब फिर वहां ले गए आप। अब आप वो पासवान जी के बेटे चिराग पासवान को ले आएंगे, चिराग पासवान, वो बेचारा अलग अपना अलग लड़ाई लड़ रहा है। हर्षवर्धन जी क्लोजिंग कमेंट आपके, ब्रेक लूंगा मैं इसके बाद। हर्षवर्धन जी। नीरज जी, मैं जो आप कह रहे हैं कि सरकार कितनी चलेगी, 6 महीना बहुत मुश्किल है, 6 महीना संकटपूर्ण हो जाएगा। नहीं 6 महीना कम बता रहे हैं आप, इतना कम क्यों बता रहे हैं? नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, उसकी वजह बता रहा हूं। जिस तरह से नीतीश कुमार ने लालू जी और तेजस्वी जी को और राबड़ी जी को अपमानजनक शब्द कहते हुए गठबंधन तोड़ा था 2017 में, इस बार तेजस्वी यादव उनको वहां ले जाके खड़े कर देंगे। ये अपराधी भी घूमेंगे, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ कर भी नहीं पाएंगे। अब या तो वो सीधे सीधे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दे, तब तो ये सरकार पूरा कार्यकाल पूरा करेगी, और नहीं तो 6 महीना भी इस सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपमान का घूंट पीते हुए प्रतिदिन नीतीश कुमार को रहना पड़ेगा, ये तेजस्वी ने तय किया। ये सरकार बहुत अच्छे से चलेगी, बहुत अच्छे से चलेगी, पूरा कार्यकाल पूरा करेगी, और 24 में मोदी जी को सत्ता से भगाएगी भी। नहीं ठीक है, कुमार के नेतृत्व में ही राजनीतिक दल होने के नाते आपको कहना चाहिए, 70% बहुमत से आएंगे। ये ख्याली पुलाव मत पकाइए। अच्छा दावा बीच में छोड़े। अरे सर सुनिए ना सर, आप लोग ना बीच में ये सब, एक सवाल दो और, क्या ऐसा भी हो सकता है कि नीतीश जी राष्ट्रीय राजनीति की तरफ कूच कर जाए और खड़ाऊ जो है उनको दे दे? खड़ाऊ क्या मतलब, सिंहासन ही उनको दे दे तेजस्वी जी को? कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसा नहीं गुंजाइश है ना, इसकी अभी फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं और राज्यों की राजनीति में कामयाब है, नीतीश जी कामयाब है राज्यों की राजनीति में, बहुत से नेता भाजपा के खिलाफ राज्यों की राजनीति में कामयाब हुए हैं। भाजपा का राज्यों की पॉलिटिक्स भाजपा की कमजोर है केंद्र के मुकाबले। उन लोगों को पहले ये गारंटी करनी पड़ेगी कि वो राज्यों में लोकसभा के चुनाव में जीत के दिखाएं। अरे आप इतना कई जगहों पे ये पार्टियां जीत जाती हैं चुनाव विधानसभा में, लेकिन लोकसभा में बुरी तरह हार जाती हैं। तो अभी नीतीश कुमार को ये दिखाना पड़ेगा कि वो लोकसभा चुनाव में भी काफी अच्छा परिणाम निकाल सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल की मदद से। उसके बाद फिर कुछ होगा। जी सर, समय एकदम समाप्त है। लव कुमार जी, समय एकदम समाप्त। मैं ब्रेक लूंगा। देखिए इस चर्चा को हमने थोड़ा सा अच्छे माहौल में किया, लड़ाई झगड़ा भी हुआ, लेकिन लोगों ने सुना। क्रक्स की बात यह है कि सरकार की जो इमेज है उसको बदलने की कोशिश करनी चाहिए। हम लोगों को लगता था कि तेजस्वी नए हैं, नई सोच के साथ नया कुछ करेंगे, लेकिन जिस तरीके से परसेप्शन और आरोप लग रहे हैं, सच्चाई सब कोर्ट तय करेगा। उससे थोड़ी सी विचार विमर्श और ये सब बातें हो रही। दूसरा ये है कि जो अब बीजेपी एकदम अलग हो गई है, उनके सामने भी संकट है कि उनको अपना एक फेस बनाना पड़ेगा बिहार में, कि कौन इसको लीड करेगा। जैसा कि मैं मान के चल रहा हूँ फेस वैल्यू पे टाइगर जी को, कि अब वो चिमटे से भी नहीं छुएंगे। अब देखते हैं कि चिमटे से छूते हैं कि नहीं छूते हैं। ये सब तमाम सवाल हम लोगों के सामने रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए CNBC आवाज़।